काला पानी, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। ये ब्रिटिश राज का कह सकते हैं सबसे बड़ा खौफ थे। एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनकर ही बड़े से बड़े क्रांतिकारियों की भी रूह कांप जाती थी। तो आज हम इसी काले पानी की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो काला पानी का आखिर मतलब क्या था? इसका मतलब था आपको समंदर के पार एक ऐसी गुमनाम दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ देश निकाला नहीं था। नहीं, ये तो आपकी पहचान, आपके परिवार, आपके समाज, हर जगह से आपका नामो निशान मिटा देने की एक सोची समझी साजिश थी। कह सकते हैं एक जीती जागती मौत। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस सजा में कि लोग फांसी पर चढ़ना तो कबूल कर लेते थे, लेकिन काला पानी जाने के नाम से ही डरते थे। मतलब मौत से भी ज्यादा भयानक। ऐसा क्या हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरे खौफ का जो केंद्र था ना, वो था अंडमान द्वीप पर बना एक किला, जिसे आज हम सेल्यूलर जेल के नाम से जानते हैं। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी क्रूरता इसकी सजाओं में नहीं बल्कि इसकी बनावट में, इसके आर्किटेक्चर में ही छिपी हुई थी। 7, बस एक नंबर याद रखिए, 7। यही इस जेल की पहचान है। इसकी 7 विंग्स यानी 7 शाखाएं थी, जो एक सेंट्रल पॉइंट से ठीक वैसे ही निकलती थी जैसे किसी साइकिल के पहिए की तीलियां निकलती हैं। और हाँ, ये डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी एक साइकोलॉजिकल चाल थी। इसका मकसद सिर्फ एक था, हर कैदी को हर दूसरे कैदी से पूरी तरह से एब्सोल्युटली अलग थलग कर देना, ताकि वो अकेलापन झेलते झेलते अंदर से ही टूटकर बिखर जाए। जरा इसकी बनावट की भयावहता को समझने की कोशिश कीजिए। 693 कोठरियां और हर कोठरी के ठीक पीछे दूसरी कोठरी की दीवार। मतलब आप अपने बगल वाले कैदी को देख तक नहीं सकते, बात करना तो दूर की बात है। और इन सब के बीचों बीच एक ऊंचा टावर, जहां से गार्ड्स हर एक कैदी पर नजर रखते थे। अब कैदी को यह पता भी नहीं होता था कि उस पर नजर रखी जा रही है या नहीं, लेकिन ये खौफ, ये डर हमेशा बना रहता था। इसी को कहते हैं पैनोप्टिकॉन डिजाइन। कैदियों के दिमाग में 2400 घंटे निगरानी का एक वहम पैदा कर देना। और इस पूरी कहानी का सबसे क्रूर, सबसे भयानक मजाक जानते हैं क्या था? ये कि जिस जेल को क्रांतिकारियों की आत्मा कुचलने के लिए बनाया जा रहा था, उसे बनाने वाले भी खुद वही हिंदुस्तानी कैदी थे। जी हां, पहले उनसे घने जंगल साफ करवाए गए और फिर उन्हीं के हाथों से उनकी अपनी कब्रगाह की दीवारें बनवाई गईं। तो ये तो हुई जेल की दीवारों की बात। अब चलिए दरवाजे के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि उन कोठरियों के भीतर असल में होता क्या था। देखिए, कागज पर सजा का नाम बड़ा सीधा साधा था, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास। सुनने में लगता है जैसे बस देश निकाला दे दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि ये एक पूरा सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन हर पल आपकी इंसानियत छीनने के लिए बनाया गया था। ये सिस्टमैटिक टॉर्चर था। इसका सबसे भयानक उदाहरण था तेल का कोलू। सोचकर देखिए, वीर सावरकर जैसे पढ़े लिखे सम्मानित क्रांतिकारियों को बैल की जगह जोता जाता था। हर रोज 30 पाउंड सरसों या नारियल का तेल निकालना होता था, और अगर किसी भी दिन कोटा पूरा नहीं हुआ तो कोड़ों से बेरहमी से पिटाई होती थी। ये सजा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती थी, ये स्वाभिमान को कुचलने की सजा थी। यहां तो हर दिन ही अपमान का घूंट पीना पड़ता था। कोठरियों में कोई टॉयलेट नहीं था और ठीक सामने, बिल्कुल सामने ही फांसी घर बना दिया गया था, जहां एक साथ 3 लोगों को लटकाया जा सकता था। ये एक सीधा साफ संदेश था, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत दोनों हमारे रहमो करम पर हैं। लेकिन आप शरीर को तो कैद कर सकते हैं, पर आत्मा को कैसे करेंगे? जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो इन क्रांतिकारियों ने उस आखिरी चीज से लड़ना शुरू किया जो उनके पास बची थी, उनका अपना शरीर। उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता चुना। लेकिन भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वो करते थे फोर्स फीडिंग, मतलब कैदियों को जमीन पर पटककर उनकी नाक में एक रबर की पाइप डाली जाती थी और जबरदस्ती दूध पिलाया जाता था। ये खाना पेट में जाने की बजाय अक्सर फेफड़ों में चला जाता था और नतीजा निमोनिया से एक दर्दनाक मौत। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामादास जैसे कई वीर इसी दर्दनाक प्रक्रिया में शहीद हो गए। और ये अपमान का सिलसिला मौत के बाद भी नहीं थमा। उन शहीदों को एक अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। उनके शवों को
बोरियों में पत्थरों के साथ बांधकर सीधा समंदर में फेंक दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनकी याद का एक कतरा भी कभी वापस अपनी मिट्टी तक न पहुंच पाए। लेकिन जिस आवाज को समंदर की गहराइयों में डुबोने की कोशिश की गई थी, वो आवाज और भी बुलंद हो गई। चलिए देखते हैं कि कैसे ये यातनागृह, ये टॉर्चर सेल, आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। देखिए, 1930 के दशक में जो भूख हड़तालें हुई ना, उन्होंने सेल्यूलर जेल की क्रूरता की कहानी को पूरे देश में फैला दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ जेल के अंदर की नहीं रही, बल्कि पूरे देश की बन गई। और इसी दबाव के चलते कई कैदियों को वापस भारत भेजना पड़ा। और फिर आज़ादी के बाद इसी जेल को उन सभी शहीदों की याद में एक राष्ट्रीय स्मारक, एक नेशनल मेमोरियल बना दिया गया, जिन्होंने यहां अपनी आखिरी सांस ली थी। आज अगर आप वहां जाएं तो सेल्यूलर जेल की बची हुई 3 शाखाएं खामोशी से खड़ी हैं। पर ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये उन अनगिनत बलिदानों की खामोश गवाह हैं। ये हमें बार बार याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कीमत आखिर क्या होती है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम सेल्यूलर जेल को किस नज़र से देखें? क्या ये आज़ादी की जीत का एक स्मारक है, या फिर उस भयानक कीमत की एक दर्दनाक याद है जो हमने चुकाई है? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।